जवाब आए न आए सवाल उठा तो सही, फिर इस सवाल में पहलू नए सवाल के रख। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, देश की राजनीति इस वक्त राफेल के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस पर सवाल कई हैं और जवाब एक भी नहीं। तो इस सप्ताह आईने की नज़र से समझेंगे कि राफेल पर क्यों बरपा है हंगामा। साथ ही बात करेंगे नए साल पर पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कैसे घिरे राहुल गांधी। दरअसल राफेल मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुरू से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनके संतोषजनक जवाब देने से सरकार अब तक बचती आई है। इस वक्त चल रहे शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में भी राफेल पर सदन में सवाल उठाए गए और बदले में मिले कुछ आरोप। संसद की गर्मा गर्म बहस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझें कि राफेल सौदे की शुरुआत कहां से हुई और अब इस पर इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ है। लगभग 19 साल पहले यानी साल 2000 में वायुसेना ने मिग-21 की जगह मिराज 2000 विमानों की ज़रूरत महसूस की और तय हुआ कि 126 युद्धक विमान खरीदे जाएंगे। 2007 में विमानों की खरीद प्रक्रिया शुरू हुई। ग्लोबल टेंडर्स के तहत कुल 6 वेंडर्स ने टेंडर भरे, जिनमें फ्रांस के दसॉ एविएशन और जर्मनी की EADS को चुना गया। चूंकि दसॉ की कीमत कम थी तो नवंबर 2011 में पहली बार उससे डील को लेकर बातचीत शुरू हुई। तय हुआ कि कुल 126 में से 108 विमानों का उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी। बाकी 18 विमान फ्रांस से डायरेक्ट मिलने थे। लेकिन फरवरी 2014 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा कि फंड की कमी के कारण राफेल विमानों की खरीदी इस वित्तीय वर्ष में नहीं की जा सकती। फिर 26 मई 2014 को केंद्र में UPA की जगह नरेंद्र मोदी की सरकार ने ले ली। राफेल की फाइल पर नई सरकार ने काम करना शुरू किया। अप्रैल 2015 में PM मोदी फ्रांस के दौरे पर गए और डील फाइनल हुई। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल में 23 सितंबर 2016 को राफेल की खरीद के लिए फ्रांस के साथ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया गया। अब आइए जरा समझें कि राफेल डील में ऑफसेट क्लॉज क्या है और इस डील से कैसे जुड़ा अनिल अंबानी का नाम। राफेल डील में ऑफसेट क्लॉज एक ऐसी शर्त है जिसके मुताबिक फ्रांस इस करार की कुल राशि का करीब 50% भारत में रक्षा उपकरणों और इससे जुड़ी दूसरी चीज़ों में निवेश करेगा। इस सौदे में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर बनाने के सवाल पर सबसे ज्यादा घमासान मचा है। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को फायदा दिलाने के लिए राफेल डील का ठेका दिलाया, जबकि मोदी सरकार का कहना है कि ऑफसेट पार्टनर चुनने में सरकार की भूमिका नहीं रही। ये फैसला दसॉ एविएशन ने लिया है। 20 सितंबर 2017 को संसद में एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रिलायंस डिफेंस और दसॉ के बीच ऑफसेट मामले में सरकार ने किसी तरह का कोई हस्ताक्षर नहीं किया। राफेल डील को संदेह के घेरे में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला भी सुनाया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी मामला सुलझने की जगह उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के अनुसार डील में पारदर्शिता न होने, कीमत में बदलाव और प्रक्रिया की जांच की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में सरकार से कीमत बताने को कहा था। 15 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी सीमाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे प्रक्रिया पर संदेह की जाए। अदालत ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रक्रिया को लेकर संदेह करने का कोई मौका नहीं मिला। अगर कोई मामूली विचलन भी हुआ होगा तो अदालत की समीक्षा की जरूरत नहीं है। हम इसकी समीक्षा नहीं कर सकते कि सरकार ने 126 की जगह 36 विमान क्यों खरीदे। इस तरह कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कीमत या तकनीकी बातों की समीक्षा करना उसके दायरे की बात नहीं है। कोर्ट के इसी कथन को सरकार अपने लिए क्लीन चिट मान रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जजमेंट के एक हिस्से में CAG की रिपोर्ट का उल्लेख होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह गलत दावा किया गया है कि कीमत CAG को बताई गई और वो रिपोर्ट PAC में गई, क्योंकि PAC के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे को इस रिपोर्ट की जानकारी ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। The pricing details have however been shared with the Comptroller and Auditor General, hereinafter referred to as CAG. And the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee, hereafter referred to as PAC. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है। अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी PAC कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में।
और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए, क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई? नहीं आई। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने भी बाद में कोर्ट में हलफनामा देकर टाइपिंग मिस्टेक की बात कही है। अब सवाल यह है कि इस टाइपिंग मिस्टेक का करेक्शन कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, क्या उसे इस टाइपिंग मिस्टेक के बाद भी क्लीन चिट माना जा सकता है? खैर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुरुआत से ही राफेल डील को बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार को घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनके सवालों का संतोषजनक जवाब देने से सरकार अब तक बचती आई है। इसीलिए राहुल गांधी ने वर्तमान शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में भी राफेल पर सदन में सवाल उठाए, लेकिन इसके बदले संसद में हंगामा खड़ा हो गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संसद में क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बुधवार 2 जनवरी को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच नियम 193 के तहत राफेल सौदे पर हुई चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सौदे से जुड़े आरोपों का कभी कोई जवाब नहीं दिया है। इस घोटाले से जुड़े मुद्दे पर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री ने इसी सदन में पिछली बार लंबा भाषण दिया, लेकिन राफेल सौदे पर एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरंभ में इस सौदे को लेकर उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और इससे जुड़ी परतों का खुलासा होता गया तो साफ हो गया कि सिर्फ दाल में ही कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और हमने शुरुआत की, प्राइसिंग की बात निकली, अनिल अंबानी की बात निकली, प्रोसीजर की बात निकली, मैक्रोन जी ने टिप्पणी दी, हॉलैंड जी ने टिप्पणी दी। 2 साल के बाद पता लगा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। राहुल गांधी ने मामले की जांच संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी से कराने की मांग की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राहुल गांधी ने इस सौदे पर एक ऑडियो सदन में चलाना चाहा तो पूरे सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उन्हें ऑडियो चलाने के लिए सख्ती से मना किया। उन्होंने ऑडियो को अपने शब्दों में बोलना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी भी अनुमति नहीं दी और उनका माइक बंद कर दिया। संसद में माइक बंद कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस के सवाल फिर भी खत्म नहीं हुए। बुधवार के बाद भी संसद में राफेल पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार जारी रही। पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली और उसके बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला, लेकिन उन सवालों के जवाब फिर भी नहीं मिले जो कांग्रेस ने उठाए हैं। आइए सुने वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्वाभाविक रूप से सच्चाई नापसंद होती है। उन्हें सिर्फ पैसे का गणित समझ में आता है, देश की सुरक्षा का नहीं। जेपीसी की मांग को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि इसमें संयुक्त संसदीय समिति नहीं हो सकती, ये नीतिगत विषय नहीं है। ये मामला सौदे के सही होने के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट में ये सही साबित हुआ है। वहीं राफेल के जवाब में कांग्रेस को बोफोर्स की याद दिलाते हुए जेटली जी ने कहा कि बोफोर्स मामले में जेपीसी ने कहा था कि इसमें कोई रिश्वत नहीं दी गई। अब वे ही लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं ताकि एक स्वच्छ सरकार के खिलाफ मामला गढ़ने का मौका मिल सके। जेटली ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें पहले से लेकर अंतिम शब्द तक जो भी बोला गया पूरी तरह से झूठ है। कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं। If there was one case, I may have given that family the benefit of doubt. But if in Bofors the finger points to you, if in National Herald the finger points to you, if in Augusta the finger points to you, then 3 is a bit too much. राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उनकी जगह उनके मंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं। बुधवार को संसद में सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी जी को अपने सवाल भेजे, लेकिन उसमें सवालों के क्रम यानी सीक्वेंस पर फिर नया विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को संसद में राफेल सौदे पर ओपन बुक टेस्ट का सामना करना है। राहुल ने परीक्षा के लिए प्रधानमंत्री को 4 सवाल भी भेजे। पहला सवाल कि 126 की जगह 36 विमानों की जरूरत क्यों। सवाल नंबर 2 कि 560 करोड़ रुपए प्रति विमान की जगह 1600 करोड़ रुपए क्यों। और सवाल नंबर 4 कि HAL की जगह AA क्यों, क्या वह आएंगे या प्रतिनिधि भेजेंगे।
राहुल के इस ट्वीट में सवाल नंबर 3 गायब था, जिस पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुटकी ली। उन्होंने राहुल के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, एक छात्र जो कक्षा में असफल होता है और बाहर से चुनौती देता है। 2 घंटे बाद राहुल ने फिर ट्वीट किया और तीसरा सवाल जोड़ा। तीसरे सवाल के तौर पर राहुल ने लिखा, तीसरा सवाल गायब है। मैंने तीसरा सवाल जानबूझकर नहीं लिखा, क्योंकि मैडम स्पीकर ने कहा था गोवा टेप के बारे में कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा सवाल राफेल की तरह विवादास्पद हो गया है। तो लोकप्रिय मांग पर पेश है सवाल नंबर 3। मोदी जी कृपया हमें बताइए कि पर्रिकर जी राफेल फाइल अपने बेडरूम में क्यों रखते हैं और इसमें क्या है। राहुल गांधी और निर्मला सीतारमण यानी रक्षा मंत्री के बीच ये वाक युद्ध ट्विटर पर ही नहीं रुका, बल्कि शुक्रवार को संसद में भी ये देखने को मिला, जहां लगभग 2-2.5 घंटे रक्षा मंत्री ने राफेल सौदे पर सरकार का बचाव करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने संसद में खास तौर पर 3 सवाल सरकार से पूछे। पहला कि राफेल विमान की अंतिम कीमत क्या है। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में समझौता करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इजाजत ली थी। और तीसरा, प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय की कंपनी HAL को नजरअंदाज करते हुए अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट क्लॉज के तहत पार्टनर क्यों बनाया। इन 3 सवालों के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि उसने राफेल विमान की बेसिक कीमत 737 करोड़ रुपए तय की थी। वहीं 2016 में एनडीए सरकार की फ्रांस से हुई डील के मुताबिक देश को राफेल विमान कांग्रेस की इस कीमत से 9% सस्ती दर पर मिला है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग समय में खुद के द्वारा की जा रही राफेल डील में विमान की कीमत का अलग अलग आकलन किया है। Madam, let me tell you here one thing. There is a difference between defense dealings and dealing in defense. We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इजाजत पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लिए एयरफोर्स को मजबूत करने का काम बेहद जरूरी था। जहां बीते 1 दशक से लंबे समय में पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने अपने अपने एयरफोर्स को ताकतवर बनाने का काम किया है, वहीं भारत में पूर्व की कांग्रेस सरकार 10 साल के कार्यकाल में एक लड़ाकू विमान की डील को अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाई। वहीं अब जब केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को वरीयता देते हुए डील की है, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस डील पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ HAL की जगह अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाने पर उनका कहना था कि मोदी सरकार की फ्रांस से डील के दौरान दसौं का कहना था कि HAL के साथ मिलकर भारत में एक लड़ाकू विमान बनाने में उसे 2.5 गुना अधिक समय लगता, जिसके चलते उसे किसी अन्य पार्टनर की तलाश थी और उसने इस पार्टनर को चुनने के लिए देश की ऑफसेट नीति का सहारा लिया। तो वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री की इन लंबी चौड़ी दलीलों के बावजूद उन सवालों के सीधे जवाब देश को नहीं मिल पाए हैं, जिनके कारण राफेल सौदे में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं, जिनके जवाब का इंतजार रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कारण है कि अनिल अंबानी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि आपके पास HAL जैसे विकल्प थे। दूसरा सवाल, ऐसी बात सामने आ रही है कि रक्षा मंत्रालय को इस डील पर आपत्ति थी, बावजूद इसके ये डील की गई। ऐसा क्या कारण था कि उनकी आपत्तियों को अनदेखा किया गया? अगर आपत्ति थी तो किस तरह की आपत्ति थी और उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तीसरा सवाल, सरकार को बताना पड़ेगा कि किन हालातों में 526 करोड़ रुपए की कीमत के विमान 1600 करोड़ रुपए में खरीदे गए। चौथा सवाल, वो कौन सी जानकारी है जिसके बारे में मनोहर पर्रिकर को पता है और जिसे जनता के सामने आने से रोका जा रहा है? और पांचवा सवाल कि क्या इस डील में सरकार ने एयरफोर्स की सलाह ली थी? इन सीधे सवालों का सीधा जवाब अगर मोदी सरकार दे देती तो संसद में और कई जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श होता, लेकिन भाजपा इस मामले को जलेबी की तरह घुमा रही है। फर्क इतना ही है कि ये जलेबी मीठी चाशनी की जगह विवादों में लिपटी हुई है। वैसे पिछले 4.5 सालों का अनुभव यही बताता है कि मोदी जी न सीधे जवाब देने में यकीन रखते हैं, न सीधे सवाल सुनने में। इसीलिए साल के पहले दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा था। बहुत से लोगों ने इस इंटरव्यू पर सवाल उठाए। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इसे स्क्रिप्टेड बताया, लेकिन राहुल गांधी ने इंटरव्यू लेने वाली संपादक के लिए एक स्पेशल कमेंट किया जिस पर आपत्ति उठाई गई।
1 जनवरी को पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने वाली एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश पर राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से सवाल भी पूछ रही थी और जवाब भी खुद ही दे रही थी। राहुल के इस बयान पर स्मिता प्रकाश ने तुरंत पलटवार किया। स्मिता प्रकाश ने ट्वीट कर कहा कि डियर मिस्टर राहुल गांधी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर हमला किया है। मैं सवाल पूछ रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। अगर आप पीएम मोदी पर हमला करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन मेरा उपहास करना बेतुका है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद नहीं है। वहीं एडिटर्स गिल्ड और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से भी राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी जी का इंटरव्यू लेने वाली एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश के लिए प्लायबल शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लचीला, जबकि प्लायबल पर्सन यानी ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी के प्रभाव में आ जाए, जिसे नियंत्रित किया जा सके। तो पत्रकार लचीला होता है या नहीं, वो किसी के प्रभाव में आता है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि पत्रकार भगवान या अदालत नहीं है जिसके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता। इस देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूंजीवाद का प्रभाव मीडिया पर इस कदर पड़ा है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बचाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस पर सरकारों को आलोचना सुनना भी अब नागवार गुजरता है। गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की जान चली जाती है। किशोर चंद्र बांगखेम को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने पर जेल जाना पड़ता है, और फिर भी पत्रकार सवाल पूछना जारी रखें तो उन्हें कभी प्रेस्टिट्यूट तो कभी बाजारू कहा जाता है। बेशक किसी पत्रकार को प्लायबल नहीं होना चाहिए, न ही किसी राजनेता को ऐसा बयान देना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता और पत्रकार की गरिमा बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी तो पत्रकारों पर ही होती है। खैर, चलते चलते एक शेर अर्ज है, कहीं ज़मीं से ताल्लुक न खत्म हो जाए, कहीं ज़मीं से ताल्लुक न खत्म हो जाए, बहुत न खुद को हवा में उछालिए साहिब। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।